हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी श्रुति गोयल एंड वेलकम टू वरुण प्रोफेशनल एकेडमी। वी हैव स्टार्टेड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड टिल द टाइम वी हैव डन फ्रॉम इलस्ट्रेशन 1 to 4, जिसमें हमने रेसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनाना एंड रेसिप्टेंट पेमेंट से इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना सीख चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 7। सबसे पहले हम रीड करते हैं क्या कहते हैं। Sport Writers Clubs gives the following receipt and payment account for the year ended March 2016। ये रेसिप्ट एंड पेमेंट 2016 एंडेड के लिए। उसके नीचे एडजस्टमेंट दिए हुए आइटम्स में क्या क्या है। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग कैश, देन सब्सक्रिप्शन, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, salary, rent and electricity, books, magazine, newspapers, sundry expenses, sports equipments, balance carried down। balance carried down मतलब closing cash balance। now adjustments दिए हुए regarding all the income and expenses कि किस किस आइटम में क्या क्या एडजस्टमेंट करना है। तो अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं जिसमें हम हर एक एडजस्टमेंट के बारे में नोट कर लेंगे कि क्या ट्रीटमेंट होगा किसका, and then we will prepare opening balance sheet, income and expenditure account and closing balance sheet। working note 1, given salary outstanding 2015 में 17 and 2016 में 170। तो ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, देन रेंट आउटस्टैंडिंग, देन आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। तो तीनों एक्सपेंसेस का एक जैसा ट्रीटमेंट होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं, तीनों को एक साथ लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड 3। फर्स्ट में सैलरी, सेकंड रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। अब देखते हैं पेड अमाउंट कितना है इन 2016। सैलरी के लिए वी हैव पेड 12,000, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी 7,220 एंड मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स के लिए पेमेंट है 2,172। ओके, यहाँ पे बता रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर 2015। आउटस्टैंडिंग ये तीनों एक्सपेंसेस का सेम ट्रीटमेंट होगा। आउटस्टैंडिंग है 2015 में, मतलब 2015 का एक्सपेंसेस था नॉट पेड इन 2015, मतलब वो इंक्लूडेड होगा इन द पेमेंट ऑफ 2016। मतलब ये जो 2016 का पेमेंट शो हो रहा है उसमें जो फिगर शो हो रहा है उसमें आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015 भी इंक्लूडेड है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि दिस डज नॉट बिलोंग टू 2016, सो लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015। सैलरी 710, rent and electricity 864 and magazine and newspaper 226। now ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि जो 2016 में आउटस्टैंडिंग शो हो रहा है मतलब अभी तक पेमेंट नहीं किया है, मतलब ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस इज फॉर 2016 बट नॉट इंक्लूडेड इन पेमेंट। तो कितना एक्सपेंडिचर है वो जानने के लिए कैश पेड में ऐड करना पड़ेगा ताकि टोटल एक्सपेंसेस वेदर पेड और अनपेड बट बिलोंग टू 2016 हमें पता चल सके। तो ऐड करते हैं सैलरी 170, 973, 340। ये होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना एक्सपेंसेस जाएगा। सैलरी -710 प्लस 170, तो सैलरी आ गई 11,460। $7,220 minus 864 plus 973, 7,329। 2172 minus 226 plus 340, 2286। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% विद बैंक। बैंक में फिक्स डिपॉजिट कितना है
20,000, तो उस पर इंटरेस्ट कितना होगा? 4th, इंटरेस्ट ऑन FD 20,000 into 10%, that is per year interest on FD will be 20,000. 10% लिखा है मतलब 10% इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो 20,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10% के हिसाब से 2,000. नाउ आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015 जो है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, आपको पता है ओपनिंग बैलेंस शीट में, एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016 ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा एज लायबिलिटी. ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ओपनिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015 एंड क्लोजिंग बैलेंस में आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016 एज लायबिलिटी, बिकॉज जो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है दैट आर अवर लायबिलिटी. नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, मतलब एवरी ईयर वी हैव नॉट पेड इंटरेस्ट ऑफ 500 आउट ऑफ 2000. यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट का पेमेंट कितना है. इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट शो हो रहा है कितना पेमेंट हुआ है 2000. तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकती कि मैम इंटरेस्ट इज ऑलरेडी 2000 और वो पूरा पेमेंट हो चुका है, तो वो आउटस्टैंडिंग क्यों बता रहे हैं 500. यहाँ पे देखते हैं इंटरेस्ट पेड 2000 लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015 500, क्योंकि ये 2015 का आउटस्टैंडिंग था जो कि हमने इस ईयर पे किया, सो दैट विल बी डिडक्टेड. एंड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016 500, तो अमाउंट विल बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2000, क्योंकि यहाँ पे 500 ही लेस करना है जो कि हमने लास्ट ईयर के लिए पे किया है, और 500 ही ऐड करना है जो कि इस ईयर के लिए नहीं पे किया, इस ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है. तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि मैम इम्पैक्ट क्या पड़ता है जब 2000 पेमेंट में भी लिखा है और हमें इनकम एक्सपेंडिचर में भी 2000 लिखना है. तो इस एडजस्टमेंट की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत ये है कि ये जो आउटस्टैंडिंग है 500 वो ओपनिंग बैलेंस शीट में और यही 500 क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो होगा. भले ही इनकम एक्सपेंडिचर और रेसिट पेमेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में 500 एंड 500 हमें शो करना पड़ेगा, वरना हमारा सोल्यूशन गलत हो जाएगा. और इस तरीके से वर्किंग नोट में एडजस्ट करना है 500 माइनस बी एंड 500 एड बी, क्योंकि हमने जो 2000 पेमेंट किया उसमें 1500 इस ईयर का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, दिस इज रेसिप्ट, इसलिए बैलेंस शीट एंड P&L में असेट साइड में जाएंगे. आउटस्टैंडिंग इनकम है ये हमारी, पेमेंट नहीं. इंटरेस्ट ऑन FD फिक्स डिपॉजिट जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, और उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो हमारी रेसिप्ट है. तो हमें जो 2000 रिसीव हुआ है इसमें से 1500 रिसीव हुआ है 2016 के लिए एंड 500 रिसीव हुआ है 2015 के लिए. सो 2015 वाला 500 हमने माइनस किया तो बचा 1500, लेकिन 2016 के लिए भी 500 रिसीव होना था जो कि रिसीव नहीं हुआ है. तो वो रिसीव होना जो बच चुक गया है उसे हम ऐड करेंगे टू नो द करेक्ट इनकम. तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड आ जाएंगे, एंड जो 500 एंड 500 हमें नहीं मिले हैं 2 साल में दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ बैलेंस शीट असेट साइड. क्यों असेट साइड में? क्योंकि ये इनकम है जो कि रिसीव नहीं हुई है. इनकम रिसीवेबल इज आवर असेट. नाउ 5th नंबर एडजस्टमेंट. 4 एंड 5 यहाँ पे कवर हो गए. नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, अगेन इनकम रिसीवेबल है 1263 एंड 1575. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है एक्चुअल में 28,600 लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ 2015, बिकॉज 2015 में जो आउटस्टैंडिंग था वो हमें इस साल रिसीव हुआ होगा, इस साल के रेसिप्ट में इंक्लूडेड होगा, तो उसे लेस करेंगे और ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट में हो जाएगा क्या? असेट. नाउ ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016 बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ अवर इनकम बट नॉट येट रिसीव्ड, इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर में कितनी सब्सक्रिप्शन मिलेगी? 28,600 जो रिसीव हुई वो लेस रिसीव्ड फॉर 2015 एंड एड नॉट रिसीव्ड ऑफ 2016.
16, तो बैलेंस आता है 28,912, दैट इज आवर सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ करंट ईयर, जिसमें कुछ रिसीव्ड अमाउंट है और कुछ रिसीवेबल अमाउंट है, और ये आउटस्टैंडिंग इनकम्स हैं दैट विल गो टू बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस प्रीपेड है यानी हमने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया, दैट इज ऑल्सो अवर असेट। तो यहाँ पे देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस है 10,000, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड 10,0278, इसमें बता रहे हैं 417 इज प्रीपेड इन 2015, मतलब 2015 में हमने 2016 के लिए पे कर दिया, मतलब जो 417 दिख रहा है पेड इन 2015 बट बिलोंग टू 2016, इसलिए बिकॉज इट इज रिलेटेड टू 2016 ऐड करेंगे प्रीपेड ऑफ 2015 बिकॉज इट बिलोंग टू 2016, नाउ लेस प्रीपेड ऑफ 2016 क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया 2016 में, दैट इज इंक्लूडेड इन पेमेंट बट डू नॉट बिलोंग टू 2016, ये कब के लिए, नेक्स्ट ईयर 2017 के लिए बिलोंग कर रहा है। तो 10,278 माइनस 620 प्लस 417 10075 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आर आवर असेट ओपनिंग बैलेंस शीट एंड ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये क्यों है, एक्सपेंसेस पेड जो दिख रहे 10,278 वो अमाउंट इंक्लूड नहीं कर रहा है जो 2015 में वी हैव पेड बट बिलोंग टू 2016, तो हमने उसको ऐड कर दिया और पेमेंट में इंक्लूडेड है 620 जो कि 2016 का नहीं है, नेक्स्ट ईयर के लिए हमने पेमेंट किया तो उसको कर देंगे लेस। नेक्स्ट दिया है फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड लाइब्रेरी बुक्स, इनके लिए एडजस्टमेंट के बारे में नीचे लिखा है क्या डेप्रिसिएशन लगाना है। तो सबसे पहले फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन देखते हैं। फर्नीचर की वैल्यू है 9600 इंटू डेप्रिसिएशन रेट, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ फर्नीचर एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% फॉर फर्नीचर। तो फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा 960। कोई न्यू परचेज तो नहीं है फर्नीचर का पेमेंट साइड में, नो, केवल लाइब्रेरी बुक्स का परचेज है, ऑल अदर आर एक्सपेंसेस। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का परचेज है 1000 का। सो नाउ नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 2015 में क्या वैल्यू थी 7200 प्लस परचेज किया, कितना परचेज किया 1000, टोटल परचेज 80, टोटल वैल्यू हो गई 8200। एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन लगाना है 20% पर एनम इंक्लूसिव ऑफ एडिशन, तो इस पे डेप्रिसिएशन होगा 8200 इंटू 20% इज इक्वल टू 1640। ये हो गया डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो कि जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एंड बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू से लेस होके शो होगा। नाउ नेक्स्ट, the club's library books are revalued at the end of every year and value at the end of 31st March 16 was 5250। ओपनिंग वैल्यू ऑफ लाइब्रेरी बुक्स क्या है, लाइब्रेरी बुक्स की ओपनिंग वैल्यू है 5000 प्लस परचेज है कुछ कुछ लाइब्रेरी बुक्स परचेज किए हमने 1000 की लाइब्रेरी बुक्स, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई लाइब्रेरी बुक्स की 6000, बट क्लोजिंग वैल्यू कितनी है 5250। तो बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन, बैलेंसिंग फिगर विल बी डेप्रिसिएशन 750 जो कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो होगा। और कोई एडजस्टमेंट नहीं बचता है, वी हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जो भी रेसिप्ट एंड पेमेंट में अमाउंट्स हैं एंड एडजस्टमेंट्स जो हमने किए हैं उसके बेसिस पे नाउ वी विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट as at 31st March 2015, balancing figure will be yes capital fund।
liabilities amount, assets amount. Next, income and expenditure account. Expenses amount, income amount, and then balance sheet as at 31st March 2016. Liabilities amount, assets अमाउंट. सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस जो है कैश बैलेंस, कैश इन हैंड 2450 एंड असेट्स लिख लेते हैं. फर्नीचर 960 माइनस डेप्रिसिएशन 600 माइनस 960. फर्नीचर की क्लोजिंग वैल्यू होगी 8640. नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स 8200 माइनस 1640. 8200 माइनस 1640 6560. एंड थर्ड था लाइब्रेरी बुक्स जिनकी क्लोजिंग वैल्यू दी हुई है 5250 आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन. ये सारे बैलेंस हम ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिख देते हैं. फर्नीचर दिया हुआ है 9600, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गिवन 7200, लाइब्रेरी बुक्स 5000, कैश इन हैंड गिवन 48 and 20. नाउ नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन. हमने सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट में कैलकुलेट किया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाने वाला है 28912. सो एज एन इनकम सब्सक्रिप्शन अकाउंट 28912 एंड इनकम रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2015 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1263 एंड 2016 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम रिसीवेबल 1575. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट. इंटरेस्ट इज ऑल्सो अवर इनकम. इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इज अवर इनकम 2000. सो यहाँ पे डिपॉजिट इज ऑल्सो अवर असेट. यहाँ पे हम लिखेंगे डिपॉजिट. डिपॉजिट की वैल्यू है 20,000 एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है इस पे 500. सेम हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज 500 एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट डिपॉजिट की वैल्यू फिक्स डिपॉजिट 20,000. Now next, receipt side के सारे item we have written down. Now we will write item of payment side. सबसे पहले salary. Salary we have calculated what amount will be transferred to profit and loss account 11460. Next था rent and electricity adjustment के according 7329. And magazine and newspaper as per adjustment was 2286. Now outstanding तीनों expenses outstanding है तो outstanding salary, outstanding rent and outstanding magazines and newspapers 710, 864 and 226. in opening balance sheet and closing balance sheet में outstanding salary, outstanding rent and outstanding magazine and newspapers 170, 973 and 340. Now we will write down depreciation as our expenses. depreciation furniture पे कितना था? furniture पे it was 960.
देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे इट वाज 1640 एंड लाइब्रेरी बुक्स पे इट वाज 750. एनी अदर एक्सपेंस? लाइब्रेरी बुक्स. सन्ड्री expenses as per our adjustment calculation were 10,075. Sundry expenses were prepaid sundry expenses. 417 and 620. So we will write in asset side. हमारे पास स्पेस थोड़ी कम है, हम वहीं पे एडजस्ट करेंगे अपने सन्ड्री एक्सपेंसेस को. प्रीपेड एक्सपेंसेस 417 and 2016 में it was 620. प्रीपेड एक्सपेंसेस 620. और कोई आइटम रिमेनिंग है? सन्ड्री एक्सपेंसेस भी हो गया. स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैलेंस कैरीड डाउन. ऑल वी हैव रिटन इन द पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट. सैलरी आउटस्टैंडिंग, तीनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, फिक्स्ड डिपॉजिट, सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, all the things are adjusted. Now it's time to do total. ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड का टोटल है 48,800. जब इसमें से हम माइनस करेंगे लायबिलिटी साइड के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 47,000. दैट विल बी आवर ओपनिंग कैपिटल फंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू क्लोजिंग बैलेंस शीट. नाउ नेक्स्ट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम में हमने सब कुछ नोट कर लिया. सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, बट वन थिंग नॉट नोटेड इज मिसलेनियस इनकम. इससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. इसको डायरेक्टली जो भी रिसीव हुआ है वी विल राइट 700. नाउ जब एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करते हैं तो आता है 34,500. दैट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ इनकम साइड. मतलब एक्सपेंडिचर आर एक्सेस ऑफ इनकम. एक्सपेंडिचर साइड का टोटल 34,500 माइनस 28,912 माइनस 2,700. तो हमारा जो बैलेंस बचता है वो है 2,888. क्योंकि इन एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, इनकम कम है, इसलिए हमारा डेफिसिट होगा जो ट्रांसफर टू कहाँ होगा? कैपिटल फंड 34,500. नाउ ओपनिंग कैपिटल फंड है 47,000. क्योंकि डेफिसिट है इसलिए लेस होगा डेफिसिट 2,888. and so our balance of capital fund at the closing will be 44,112. and जब हम liability साइड का टोटल करेंगे और asset साइड का टोटल करेंगे तो टोटल will be mess that is 45,595. ये मैंने सॉल्व कराया है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और टोटल वगैरह खुद से कैलकुलेट करके एक बार सॉल्व करेंगे. दैट विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम. बार बार मैं यही कहती हूँ कि आपकी प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है. नाउ नेक्स्ट आफ्टर इलस्ट्रेशन 7 वी विल डू इलस्ट्रेशन 8. इलस्ट्रेशन 8 से पहले बताया गया कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इन सब के बारे में. तो ये इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड होते हैं. उसके अलावा लोकल रिक्वायरमेंट के अनुसार और भी लॉज फॉलो करके उनके अंडर भी रजिस्टर्ड करना पड़ता है. दैट इज़ फॉर्मेलिटी पार्ट. ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? तो वही प्रिंसिपल, हेडमास्टर्स, टीचर्स एंड देन क्लीनिंग स्टाफ्स एंड ऑल, जिनको सैलरी पे करनी पड़ती है. स्कूल की इनकम कैसे होती है? गवर्नमेंट से ग्रांट, पब्लिक से डोनेशन और स्टूडेंट से कुछ एडमिशन फ़ी लेते हैं, वो दैट आर इनकम ऑफ स्कूल्स. यहाँ पे बहुत डिटेल में बताया हुआ है. ऑल द थ्योरी यू कैन रीड, इट इज़ वेरी इजी. इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है कि स्कूल की इनकम किन किन चीज़ों से होती है, फ़ी क्या क्या चीज़ों के लिए हम रिसीव करते हैं, एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 8. दैट इज़ वेरी सिमिलर टू अदर फाइनल अकाउंट्स वी हैव डन. तो इसको जल्दी जल्दी एक बार हम देख सकते हैं कि क्या है इलस्ट्रेशन 8 में, कैसे सॉल्व करना है. फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट. यहाँ रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है, बैलेंसेस दिया हुआ है. इट्स लाइक ट्रायल बैलेंस.
ये बैलेंस दिए हुए हैं, रेसिप्ट एंड पेमेंट नहीं दिए हुए, तो यहाँ ट्रायल बैलेंस से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट तैयार करनी है एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑल द बैलेंसेस दिया हुआ है, मतलब कैपिटल फंड भी दिया होगा एंड वी डू नॉट रिक्वायर टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट जिससे हमें कैपिटल फंड पता चलता है। सो स्टार्ट्स की क्या क्या रेसिप्ट्स हैं और क्या क्या उनके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेन एडजस्टमेंट है वो है स्टोर्स का। तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट देखते हैं एज यूजुअल और उसके बाद हम देखेंगे what we have to do next regarding preparation of income and expenditure account and balance sheet. So adjustment में बता रहे हैं material and supplies consume from college stores। जो college stores है, जो goods and stores हैं, उसमें इस तरीके से कंज्यूम हुई है टीचिंग के लिए, रिसर्च के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, गेम एंड स्पोर्ट्स के लिए, 4 जगह पे स्टोर्स कंज्यूम हुए हैं। उसके बाद ट्यूशन फी रिसीवेबल में एडजस्टमेंट है 80,000। तो हम देखते हैं ट्यूशन फी रेसिप्ट साइड में, मतलब जो बैलेंसेस क्रेडिट साइड में है वहाँ पे कोई भी अमाउंट होगा। ट्यूशन फी रिसीव्ड, ये हमें मिल गया, ट्यूशन फी का अमाउंट है 8 लाख। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट में शुरू करते हैं। वर्किंग नोट पहला, ट्यूशन फी रिसीव्ड 8 लाख, रिसीवेबल 80,000। तो टोटल इनकम हमारी कितनी हो जाएगी 8,80,000। स्टोर्स का एडजस्टमेंट अभी करना बाकी है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, स्टोर सेलिंग प्राइस, ये भी 1 नंबर एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। आर फिक्स्ड एट द रेट ऑफ 10% ऑफ सेलिंग, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट हमें निकालना है। मतलब जो भी स्टोर सेल कर रहे हैं वो सेलिंग प्राइस के 10% प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है। नाउ गिवन डेप्रिशिएशन, तो हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए किस किस वैल्यू पे, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स एंड मोटर व्हीकल। रेट क्या क्या बताया, 5%, 10%, 10% एंड 20%। सो जो भी वैल्यूज है उस पर हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू है 16 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 8,50,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 6 लाख एंड मोटर व्हीकल 1,80,000। इस पे अगर डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करें, 16 लाख का 5% 80,000, 10% 85,000, 10% 60,000 and 20% is 36,000। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट ऑफ स्टोर्स। तो हमें कंज्यूम और सेल पता करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास स्टॉक कितना था। ओपनिंग प्लस परचेज, कुछ ओपनिंग रहा होगा और कुछ हमने परचेज किया होगा। आउट ऑफ दिस कितना कंज्यूम हुआ और कितना सेल हुआ, वी हैव टू फाइंड आउट। तो ओपनिंग एंड परचेज विल बी ऑन डेबिट साइड। कॉलेज स्टोर्स की सेल बताइए 2,25,000, ये हमें सेल पता चल गई 2,25,000। स्टॉक ऑफ स्टोर्स एंड सप्लाई, ओपनिंग इज 3 लाख, परचेज इज 8 लाख, तो टोटल हमारा कितना हो गया 11 लाख। इसमें से कंज्यूम कितना हुआ, हमारे कंज्यूम हमें पता है कितना हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कंज्यूम इज, टीचिंग में 50,000, रिसर्च पे 1,50,000, स्टूडेंट वेलफेयर पे 75,000 एंड गेम्स में कंज्यूम हुआ है 25,000। तो टोटल वी हैव कंज्यूम 50 प्लस 150 प्लस 75 प्लस 25 दैट इज 3 लाख वी हैव कंज्यूम। बैलेंस कितना बचा अब गुड्स का, बैलेंस बचा स्टोर्स का 8 लाख। सो आउट ऑफ 11 लाख हमारे पास कितने गुड्स कंज्यूम हो गए 3 लाख। तो अभी भी गुड्स का बैलेंस कितना बचा हुआ है 8 लाख।
अब हमें देखना नेक्स्ट ये है कि आउट ऑफ 8 लाख कितनी कॉस्ट का गुड्स सेल हुआ, जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स। तो हमें पता है सेल कितने का हुआ है, एक बार फिर से देखते हैं सेल अमाउंट क्या है, 2 सेल अमाउंट इज 7,50,000। थोड़ा सा डायगोनली गलत देगा था जिसके कारण हमने नोट किया, तो 225 बट इट्स नॉट 225 बट इट इज 7,50,000। सो सेल इज 7,50,000। इस पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमें पता है एट द रेट ऑफ 10% ऑन सेलिंग प्राइस। 7,50,000 into 10%, that is profit amount is 75,000. Cost is equal to sale price minus profit, इसलिए कॉस्ट हो गई 7,50,000 माइनस 75,000, दैट इज 6,75,000। अब हमें ये कॉस्ट निकालने की क्या जरूरत है, देखिए जो परचेज ऑफ स्टॉक के बाद बैलेंस दिख रहा है 8 लाख, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज, जो कॉस्ट है वो शो हो रही है। तो जब हमें बैलेंस निकालना है तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, वो फिगर माइनस नहीं कर सकते, गलत क्लोजिंग पता चलेगी, वरना हमें जो भी स्टॉक हमने सेल किया है उसकी रियल में जो वैल्यू है, कॉस्ट है, जो रियल कॉस्ट, वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट कैसे निकलती है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, वो कॉस्ट है 6,75,000। मतलब जो 8 लाख का हमने बैलेंस देखा था उसमें से 6,75,000 के गुड्स को हमने कितने में सेल किया, 7,50,000 में हमने सेल किया। आप समझ रहे हैं ये कि माइनस कॉस्ट से कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, तभी जो बैलेंस निकलेगा दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक। कभी भी कॉस्ट से हम सेल प्राइस माइनस नहीं कर सकते, वरना सही क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे आप समझ गए कि 6,75,000 कहाँ से आया, जब हमने सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट किया, तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 6,75,000। नाउ सभी एडजस्टमेंट्स हमारे हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016, and then we will prepare balance sheet as at 31st March 2016. Just out of balances हमें 1 to 1 every item note down करना है, and we have to do calculation of balance sheet as at 31st March 2016. लॉन्ग कॉलम सो दैट जगह शॉर्ट ना पड़े। लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट, एंड हियर एक्सपेंसेस, अमाउंट, इनकम एंड अमाउंट। नाउ हमें ये देखना है कौन सा आइटम इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा और कौन सा आइटम बैलेंस शीट का पार्ट होगा। लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग। सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रेसिप्ट्स, दिस इज आवर इनकम। जो भी क्रेडिट साइड में लिखा है वो या तो लायबिलिटी का पार्ट बनेगा या इनकम का। तो दिस इज रेसिप्ट, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस रेसिप्ट्स 4,80,000। इससे रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस हुआ होगा तो वी विल एडजस्ट इन दिस। अभी ये आउटर कॉलम में लिखते हैं, कोई एडजस्टमेंट हुआ तो इनर कॉलम में लिख के वो पहले माइनस करेंगे। सेमिनार एंड रेसिप्ट हो गया। कंसल्टेंसी रेसिप्ट्स, कंसल्टेंसी रेसिप्ट्स 1,28,000। नाउ सिक्योरिटी डिपॉजिट, दिस इज डिपॉजिट, एक डिपॉजिट है, ये हमारी इनकम नहीं है, ये डिपॉजिट है। सो दिस इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड नॉट इनकम। एवरी डिपॉजिट इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ कैपिटल फंड के लिए हम स्पेस छोड़ते हैं, देन विल राइट सिक्योरिटी डिपॉजिट, अमाउंट इज 1,50,000। ये भी हो गया। नेक्स्ट कैपिटल फंड कैपिटल फंड इज 16,06,000। इसमें ऐड करेंगे अगर सरप्लस होगा तो, और लेस करेंगे इफ एनी डेफिसिट।
नेक्स्ट रिसर्च फंड, ऑल द फंड आर पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। रिसर्च करने के लिए जो फंड रिसीव हुआ है दैट इज कैपिटल रेसिप्ट। नाउ नेक्स्ट बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड जो भी ये रेसिप्ट्स हुई हैं दैट आर पार्ट ऑफ कैपिटल रेसिप्ट, जो हम रिकरिंग इनकम या रेवेन्यू इनकम नहीं मानेंगे, कैपिटल इनकम मानेंगे, कैपिटल रेसिप्ट मानेंगे एंड डायरेक्टली फॉर्म पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। All the funds are part of balance sheet liability side, 25 lakh building fund. Now next provident fund. Provident fund 5 lakh and 10,000. After provident fund next item है tuition fees received. हमें पता है उसमें एडजस्टमेंट था, ट्यूशन फी रिसीवेबल थी 80,000 के लिए, तो ये इनकम है जो कि रिसीवेबल हो रही है, मतलब दैट विल बी असेट रिकॉर्डेड इन असेट साइड। ट्यूशन फी रिसीवेबल, ट्यूशन फी इज अवर इनकम एंड सो अगर वो रिसीवेबल है तो असेट साइड पे 80,000। नाउ इनकम एक्सपेंडिचर में भी हम लिखेंगे ट्यूशन फी। यहाँ पे हम प्लेस इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है इनके रिगार्डिंग एक्सपेंसेस हो जो कि यहीं पे एडजस्ट करने पड़े। टोटल ट्यूशन फी 8 लाख रिसीव्ड एंड 80,000 रिसीवेबल। टोटल ट्यूशन फी 8,80,000। नेक्स्ट गवर्नमेंट ग्रांट्स। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट ग्रांट कैपिटल रेसिप्ट है या फिर रेवेन्यू रेसिप्ट है, तो आप दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। हम यहाँ पे रेवेन्यू रेसिप्ट मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स 5 लाख। उसकी बजाय अगर आप कैपिटल रेसिप्ट्स मानते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे इनकम में ना शो करके बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट 5 लाख। लेकिन हम इनको यहाँ पे ना शो करके अगर कैपिटल रेसिप्ट मानते तो यहाँ पे शो करते, रेवेन्यू रेसिप्ट्स मान रहे हैं गवर्नमेंट ग्रांट को, शो वी आर शोइंग इट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जो भी ऐसी रेसिप्ट जो कैपिटल रेसिप्ट है उनके आगे फंड लिखा हुआ है, तो जब फंड नहीं लिखा है तो वी विल अज्यूम कि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रेसिप्ट है। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप क्वेश्चन के लास्ट में नोट्स डाल देंगे। नोट्स नंबर 1, गवर्नमेंट ग्रांट एंड डोनेशन इज अज्यूम्ड टू बी रेवेन्यू receipt and shown as income in income and expenditure account। बस सिंपल यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ये अजम्पशन तब वर्क नहीं करेगा जब क्वेश्चन में ही दे दिया है कि वो कैपिटल रेसिप्ट है या रेवेन्यू रेसिप्ट है। दिस अजम्पशन विल वर्क व्हेन आपको सपोज करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रांट्स एंड डोनेशन ऐसी चीजें हैं जो रेवेन्यू और कैपिटल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट डोनेशन स्मॉल अमाउंट है 50,000, यहीं पे क्रोर्स वगैरह में होता तो हम ये अज्यूम करते कि वो कैपिटल है, बट बिकॉज दिस आर स्मॉल अमाउंट्स लाइक अदर रेसिप्ट्स तो हमने इनको रेवेन्यू रेसिप्ट्स मान लिए। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड है हमारे 1,85,000। नेक्स्ट आइटम हॉस्टल का रूम रेंट, हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंस भी हो या फिर ना हो। हॉस्टल रेंट 1,75,000, एडजस्टमेंट हो सकता है, सो विल लीव द प्लेस। देन कॉलेज स्टोर्स, नेक्स्ट है मेस रेसिप्ट्स नेट यानी आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस। मेस की रेसिप्ट है 2 लाख। एंड नाउ नेक्स्ट सेल ऑफ कॉलेज स्टोर्स, तो हमें यहाँ पे पूरा सेल लिखेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके शो करना पड़ेगा। वी आर नॉट शोइंग इट हियर, डायरेक्टली इनकम दिखा सकते हैं। तो हमें पता है सेल है 7,50,000 लेस कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट है 6,75,000, तो डायरेक्टली प्रॉफिट हम शो करेंगे, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ स्टोर 75,000। उसकी वजह कॉस्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंसेस साइड एंड सेल जो कि इनकम है उसको राइट हैंड साइड। देन क्लोजिंग भी शो करना पड़ता क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्टली प्रॉफिट लिख दिया है, इसलिए क्लोजिंग भी शो नहीं करना पड़ेगा। अलग से एक्सपेंडिचर साइड में कॉस्ट भी, कॉस्ट ऑफ ये सेल वाली शो नहीं करनी पड़ेगी। बाकी फिर जो कंज्यूम किया है स्टोर दैट विल शो इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस साइड, अदर गुड्स कंज्यूम्ड।
ये प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,25,000, दिस आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्रेडिट साइड में लिखा है, मतलब ये इनकम का तो पार्ट नहीं, हमें पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में लिखा है, मतलब ये एक्सपेंसेस में एडजस्ट हो चुके हैं। और अब हमें बैलेंस शीट में लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में, मतलब दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ लायबिलिटी, एक्सपेंसेस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, उसके बाद बैलेंस में शो हो रहे हैं टू गो टू द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट स्टोर सप्लाईज, ओपनिंग, परचेज, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हम ऑलरेडी एडजस्टमेंट में कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके बेसिस पे हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। एंड स्टोर्स कंज्यूम्ड जो एडजस्टमेंट में है वो हमें लिखने हैं, तो जो एक्सपेंसेस है उनसे रिलेटेड स्टोर्स कंज्यूम को उनके साथ में विल राइट डाउन। नेक्स्ट सैलरी, टीचिंग की सैलरी, सैलरीज कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी से रिलेटेड। टीचिंग की सैलरी है 8,50,000, रिसर्च पे सैलरी है 1,20,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस स्कॉलरशिप 80,000। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टूडेंट वेलफेयर एक्सपेंसेस, यहाँ पे स्टूडेंट वेलफेयर के लिए एक्सपेंसेस हैं 38,000। और उन एक्सपेंसेस के अलावा स्टूडेंट वेलफेयर पे गुड्स भी कंज्यूम हुआ था, स्टोर्स कितने का कंज्यूम हुआ था 75,000 का, तो टोटल हो गया 38,000 प्लस 75,000, 1,13,000 टोटल स्टूडेंट वेलफेयर पे एक्सपेंसेस। नेक्स्ट रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे एक्सपेंसेस है 1,12,000। नेक्स्ट गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उस पे एक्सपेंसेस 50,000 एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे स्टोर भी कंज्यूम हुआ था एंड स्पोर्ट्स एंड गेम्स पे स्पोर्ट्स कंज्यूम स्टोर कंज्यूम हुआ था 25,000, तो टोटल एक्सपेंसेस ऑन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज 75,000। नाउ नेक्स्ट miscellaneous expenses, miscellaneous expenses are 65,000. Research fund investment, this is our investment and investment will go to balance sheet. Research फंड से इन्वेस्टमेंट, देखिए सेम अमाउंट रिसर्च फंड का 8 लाख एंड रिसर्च फंड इन्वेस्टमेंट का भी 8 लाख, मतलब फंड से जो भी रेसिप्ट हुआ वो डायरेक्टली हमने इन्वेस्ट कर दिया, उससे कोई भी नॉर्मल एक्सपेंस नहीं किए। नेक्स्ट अदर इन्वेस्टमेंट, अदर इन्वेस्टमेंट आर 18,50,000। नाउ नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5,10,000, सेम अमाउंट। पीएफ इन्वेस्टमेंट, पीएफ के नाम पे जो भी फंड मिला दैट वी हैव इन्वेस्टेड एज इट इज 5,10,000। नेक्स्ट सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सपेंसेस 4,50,000। देखिए यहाँ पे रेसिप्ट कितनी है सेमिनार की 4,80,000 लेस एक्सपेंसेस 4,50,000, तो नेट इनकम कितनी हुई सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस से ओनली 30,000। ये बैलेंसिंग फिगर ही हम लिखेंगे, पूरा एक्सपेंसेस यहीं से एडजस्ट कर दिया, उसकी बजाय एक्सपेंस साइड में भी लिख सकते थे, पर बेटर वे कि जो इनकम है उसमें से उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस करके हम शो करें। देन कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस, कंसल्टेंसी की रेसिप्ट्स हैं 1,28,000 लेस करें अगर इससे एक्सपेंसेस 28,000, तो बैलेंसिंग फिगर इज 1 लाख, that is net income from consultancy. Now next items are land, building, plant and machinery, furniture and fitting and motor vehicles. तो लैंड पे तो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होता नहीं है, लैंड की वैल्यू ₹1 लाख एज इट इज हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके अलावा बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एंड मोटर व्हीकल पे हमने डेप्रिशिएशन कैलकुलेट किए हैं। तो आते हैं अपनी वर्किंग नोट पे, हमने डेप्रिशिएशन कैलकुलेट किया है 80,000, 85,000, 60,000 एंड 36,000, लेकिन ये क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन दिया हुआ है बिल्डिंग के लिए, ये तो डेप्रिशिएशन ऑफ हो गया करंट ईयर प्लस प्रोविजन ऑफ पास्ट ईयर्स। बिल्डिंग पे कितना है 4,80,000, प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 5,10,000 एंड फर्नीचर एंड फिटिंग पे 3,36,000।
मोटर व्हीकल पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये नील मान लेंगे। नाउ डेप्रिसिएशन करंट ईयर पे तो 80,000 प्रोवाइड किया, लेकिन पास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन कितना है 4,80,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन टिल डेट कितना हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन इज 5,60,000, 5,95,000, 3,96,000 एंड 36,000। अब यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने मिलेगा कि यहाँ पे जब डेबिट साइड में बैलेंसेस में असेट की वैल्यू लिखी हो एंड क्रेडिट साइड में इस तरीके से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो असेट है वो अभी कॉस्ट पे दिए हुए हैं, WDV नहीं दी हुई, मतलब ये जो एसेट की वैल्यू लिखी है वो असेट की कॉस्ट लिखी हुई है। इनमें से डेप्रिसिएशन एक ईयर का भी माइनस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से शो हो रहा है, ये कभी भी असेट से माइनस होके नहीं शो हो रहा है। माइनस होके शो होता अगर तो ये डायरेक्टली WDV शो होती। यहाँ प्रोविजन अलग से दिख रहा है, मतलब असेट आर शोइंग ऑन कॉस्ट। ये आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, ये वर्किंग नोट नहीं है, आपके नोट्स हैं। नोट्स क्या कहते हैं, इफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन it's shown in on credit side, that means assets are written on cost price rather than on WDV on डेबिट साइड। मतलब ये फुल कॉस्ट पे लिखे हुए हैं, इनमें से एंटायर प्रोविजन टिल डेट, एंटायर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टिल डेट माइनस करना पड़ेगा टू नो द WDV। तो कॉस्ट है बिल्डिंग की 16 लाख, माइनस करेंगे 5,60,000, तो WDV पता चलेगी, दैट विल बी 10,40,000। नाउ सेम वेज प्लांट एंड इक्विपमेंट 8,50,000 माइनस 5,95,000, that is 2,55,000। ये WDV बिकॉज कॉस्ट पे शो रहे थे, इसलिए एंटायर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पास्ट ईयर का एंड जो हमने करेंट ईयर का कैलकुलेट किया वी हैव टू डिडक्ट। नाउ नेक्स्ट फर्नीचर 6 लाख माइनस 3,96,000, 2,04,000 and next 180 minus 36,000, that is 1,44,000. This is closing value. Now हम depreciation amount and depreciation amount के साथ साथ closing WDV of the asset record करते हैं. Firstly we will record depreciation. Depreciation कितना हो गया, building पे 80,000 we have calculated, then प्लांट एंड इक्विपमेंट पे 85,000, फर्नीचर पे 60,000 एंड मोटर व्हीकल पे 36,000. टोटल इज 80,000 प्लस 85 प्लस 36 प्लस 60. टोटल डेप्रिसिएशन इज 2,61,000 एंड असेट्स की WDV. नाउ बिल्डिंग की वी हैव कैलकुलेटेड 10,40,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,55,000, furniture 2,04,000 and motor vehicle की we have calculated 1,44,000. ये हो गया डेप्रिसिएशन. अब कोई और एडजस्टमेंट बचा है? यस, मटेरियल कंज्यूम्ड, टीचिंग और रिसर्च, स्टूडेंट वेलफेयर का मटेरियल एंड गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मटेरियल वी हैव रिटन डाउन, बट मटेरियल कंज्यूम्ड इन टीचिंग एंड रिसर्च अभी हमने नहीं लिखा है, तो टीचिंग पे है 50,000 एंड रिसर्च पे 1,50,000. नाउ वी हैव कंप्लीटेड पूरे एडजस्टमेंट्स एंड ऑल द बैलेंसेस वी हैव रिटन डाउन. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो गया. लैंड एंड बिल्डिंग, कैश एंड बैंक मतलब क्लोजिंग कैश अभी हमने नहीं लिखा है. तो नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बाद बैलेंस शीट में कैश एट बैंक 6,42,000 एंड लाइब्रेरी का बैलेंस शो कर रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ बैलेंस शीट. लाइब्रेरी का क्लोजिंग बैलेंस है 3,60,000. नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर
का जब हम इनकम साइड का टोटल करते हैं तो दैट इज 21,95,000। आउट ऑफ 21,95,000 जब हम एक्सपेंसेस रिड्यूस करेंगे, इनकम साइड का टोटल है 25,95,000 माइनस ऑल द एक्सपेंसेस 8,50,000, 1,20,000, 80,000, 1,13,000 माइनस 1,12 माइनस 75,000 माइनस 65,000 माइनस 2,61,000 एंड माइनस 50,000 एंड 1,50,000। तो जो बैलेंस बचता है वो आता है हमारा सरप्लस, दैट इज 3,19,000 एंड टोटल विल बी 21,95,000। इस तरीके से सरप्लस इज 3,19,000 दैट विल बी एडेड टू कैपिटल फंड। ऐड करेंगे सरप्लस 3,19,000 with 16,60,000. So our balance of capital fund will be 19,25,000. And when you will do total of asset side and liability side, you will got an equal amount of 61,10,000. आप ये खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी सेम। और इस तरीके से ये इलस्ट्रेशन 8 कंप्लीट होता है, 7 कंप्लीट होता है। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी। जस्ट आपको सारे एडजस्टमेंट देखने हैं, क्या करने हैं, और उसके बाद बैलेंसेस, जो बैलेंस रिलेटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर है वो वहाँ, एंड बैलेंस शीट से रिलेटेड बैलेंस शीट में शो करके टैली करना है। जस्ट इतना। एक नया कॉन्सेप्ट आपने क्या सीखा कि अगर ट्रायल बैलेंस में या बैलेंसेस में असेट्स डेबिट साइड में और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में शो हो रहे हैं, मतलब असेट्स कॉस्ट पे शो हो रहे हैं, और WDV निकालने के लिए प्रोविजन टिल डेट एंड करेंट ईयर डेप्रिसिएशन दोनों को माइनस करके हमें WDV ऑफ द असेट पता चलती है। आई होप आपको इलस्ट्रेशन समझ में आ चुका है, एंड कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। कीप प्रैक्टिसिंग, एग्जाम्स आर वेरी क्लोज, keep studying, keep practicing and believe in yourself. Thank you so much.